हाँ, तो जहां तक ये हुआ है आप लोगों का। हाँ, यहाँ तक आपका मैथ्स कुछ हो गया था। अप्रोक्स पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के इंफॉर्मेशन के नियर अबाउट हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेरी है आप लोगों के पास? हाँ, लगभग वही थे। हाँ, तो हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे? एक मिनट हम देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोग का था, आई थिंक यही था। एलएचएस और आरएचएस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, क्या पढ़ाया था हमको याद नहीं है, बट चलो ठीक है, हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं जो भी रहा होगा। आ, हाँ बताओ। हाँ ठीक है, समझा देते हैं। देखो, एलएचएस और आरएचएस का सेंस यहाँ पे है, जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया गया। सपोज दैट आपको इक्वेशन दे दिया 3x+7 इज इक्वल टू 7 दे दिया, 11x+2 इज इक्वल टू 7 दे दिया। ठीक है, अब इतने पे हमको ध्यान क्या रखना है? वॉइस आप लोग को क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है? क्लियर वॉइस आ रही है? नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी का सही नहीं शो हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा, बट ठीक है, अगर अच्छा वॉइस जा रहा तो कोई इशू नहीं है। चलिए, तो 3x+7 इज इक्वल टू 7, 11x+2 इज इक्वल टू 7। अब हम इस साइड को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इस साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, आरएचएस। ठीक है, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन में आरएचएस या फिर एलएचएस, अब पहले इक्वेशन का एलएचएस ये वाला होगा, दूसरे का एलएचएस ये वाला होगा, तो दोनों में से चाहे एलएचएस हो चाहे आरएचएस हो, दोनों इक्वेशन का अगर सेम हो जाए, तो जो बच, जैसे मान लो इसमें आरएचएस क्या है, सेम है, 7 और 7, फर्स्ट का भी 7 ही है और सेकंड का भी 7 है। दैट मीन्स आरएचएस क्या हो गया, इसका इक्वल हो गया। और आरएचएस अगर इक्वल हो गया, तो सिंपल सी बात है, एलएचएस भी इक्वल हो जाए, एलएचएस को भी इक्वल होना पड़ेगा, एलएचएस भी इक्वल है, मतलब 3x+7 इज इक्वल टू 11x+2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है। अब हम देखो, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम इसको लिखते हैं 3x+7 इज इक्वल टू 7, और 11x+2 इज इक्वल टू 7 लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x+7, और इस वाले 7 को इधर ले आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, 11x+2, इधर 7 ले आओ, -7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 3x+7 से 7 खत्म हो गया। ठीक है, कुछ चेंजेस हुआ क्या? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? सॉरी, ये बचा टोटल 3x=0। यहां से हमको क्या मिला? 11x+2 -7 मतलब 11x-5 0। इस तरह से इक्वेशन मिल गए। अब ध्यान से देखो तो दो के दोनों अपने आप में लीनियर इक्वेशन मिल गए हमको। दो के दोनों क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन मिले। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन है, तो हमको हर एक इक्वेशन का, एक लीनियर है तो हर इक्वेशन के अपना एक एक्स की वैल्यू मिनिमम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 0 मिलेगा। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे 0, तो एक्स की वैल्यू निकाले 0 मिल जाएगा। यहाँ से अगर निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा? 5/11 मिलेगा। ठीक है, अब एक्स की, अब हमारे पास बात क्या है, अगर हमारे पास आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस को भी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अब
आरएचएस इक्वल हो तो एलएचएस को इक्वल होना पड़ेगा, तो पहले वाले में एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो है। हम अगर जीरो को पुट कर दें, अगर हम जीरो को पुट कर दें फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला कौन सा ये, तो 3x+7 इज इक्वल टू 7 था। तो 3 × 0 + 7 इज इक्वल टू 7, हमको क्या मिला? 7 = 7 मिला। इसका देखो अब, अभी हमने बात क्या किया था, अगर दोनों इक्वेशन का आरएचएस या एलएचएस इक्वल हो, तो उसका अगर एक साइड इक्वल हो जाता है, दूसरा इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, अगर हम किसी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड, एक्स की वैल्यू फाइंड कर, दैट मीन्स अगर हम रूट्स को फाइंड कर लेते हैं, रूट्स को पुट करने के बाद उस इक्वेशन का, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का आरएचएस और एलएचएस इक्वल हो जाता है। देखो पहले इक्वेशन का आरएचएस एलएचएस इक्वल हुआ, और दूसरी इक्वेशन 11x+2 = 7, इसमें क्या मिला था? 5/11। रख दो यहाँ पे, 5/11 + 2 = 7। देखो 11 से 11 कट गया, 5 + 2 = 7। दिस इंप्लाई दैट 7 = 7, यहाँ पर भी मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। हमने दोनों बातें यहाँ पे बताई। पहली पहली शर्त क्या है? शर्त नहीं है, एक टाइप का हमको इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके किसी दो तीन चार पांच छह कितने भी इक्वेशन दिए हों, वन इक्वेशन में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मिनिमम टू इक्वेशन होने चाहिए ऐसे सिचुएशन के लिए। दो, टू इक्वेशन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कितने भी इक्वेशन हो, अगर आपका चाहे सारा का सारा आरएचएस या सारा का सारा एलएचएस, दोनों में से कोई, चाहे एलएचएस साइड पूरा इक्वल हो जाए, चाहे आरएचएस साइड पूरा इक्वल हो जाए, अगर एलएचएस साइड पूरा इक्वल हो गया, तो आरएचएस साइड आपस में सभी इक्वल हो जाएंगे। जैसे इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी इसको हम थोड़ा सा और शो करते हैं, ध्यान से देखो। 3x+7 था, आई थिंक 11x+2 = 7 था। अब इसका ये इक्वल होने की वजह से हम इसको इसको लिख सकते हैं 3x+7 = 11x+2। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको अलग सॉल्यूशन मिल सकता है, वो अलग बात है। बट ये अपने आप में एक अलग चीज है कि अगर इक्वेशंस के एलएचएस या आरएचएस इक्वल हुए तो पूरा इक्वेशन आपस में इक्वल होगा। और जो सेकंड पार्ट हमने बताया आपको यहाँ पे, वैल्यू फाइंड करने के बाद, तो यक्स की वैल्यू, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं रूट। तो हर इक्वेशन का, इस इक्वेशन का अपना अलग रूट होगा और इस इक्वेशन का अपना अलग रूट होगा। हर एक इक्वेशन का रूट पुट करने के बाद ये टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब 3x+7 = 7 में जब x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो इक्वलिटी लगी हुई है, ये इस साइड का मतलब एलएचएस साइड इज इक्वल टू आरएचएस साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है। अब क्लियर हुआ? डन। चले आगे बढ़े। चलिए फिर। तो हम लोगों ने यहां तक सीख लिया कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी चीज की बाउंड्री नहीं होती है, हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को लेके एक एक्सप्रेशन जनरेट कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जहां पे हमारे वेरिएबल्स वेरिएबल्स कोई क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कुल मिला के सिंपली बोलते हैं, वेरिएबल्स हमारे होल पावर में हो ना, वो ऐसे पावर में ना हो, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल या क्वाड्रेटिक पावर, या क्वाड्रेटिक या बोल सकते हैं रूट पावर में, 1/2 पावर में, ऐसे पावर में या इरेशनल पावर में हो, ऐसी सिचुएशन में अगर होते तो हम उनको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। दैट मीन्स पॉलिनोमियल होने के लिए क्या, होल पावर होना चाहिए, होल नंबर पावर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने सीखा इक्वेशन, जितने भी एक्सप्रेशन थे, जितने भी एक्सप्रेशन थे, जब उसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाती है, या उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाती है, इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन, पॉलिनोमियल, इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में हम लोग रिलेशन रखते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा हम कनेक्ट कहाँ से करेंगे, एक्सप्रेशन से इक्वेशन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो, हमको पढ़ना है टू वेरिएबल। अभी हम जितनी बातें कर रहे थे सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल मिक्स करके कर रहे थे। अब हम प्रॉपरली जितनी भी बात करेंगे सब किस में करेंगे, टू वेरिएबल में करेंगे। अब देखो, टू वेरिएबल का सेंस होता है हमारे पास एक तो एक तो वेरिएबल एक्स ऑलरेडी है, हम दूसरे वेरिएबल का यूज करेंगे वाई, मतलब दो, इन्हीं दो वेरिएबल को लेकर हम काम करेंगे सारा का सारा। दैट मीन्स अब स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन जो होगा,
a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y, यहाँ पे c1 है, c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम जो भी चर्चा करेंगे, जो भी बात करेंगे, इसी स्टैंडर्ड बेसिस पे करेंगे। ठीक है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, हर एक इक्वेशन के पास अपना यक्स का कोफिशिएंट हमारा कौन है, a1 है। y का कोफिशिएंट हमारा कौन है, a2 है। ठीक है, पहले इक्वेशन में। दूसरे में x का कोफिशिएंट कौन है, a2 है। और y का कोफिशिएंट कौन है, कुछ हमने लिख दिया गड़बड़ क्या। हाँ यहाँ पे दूसरे, हाँ हाँ, यहाँ पे b1 होना चाहिए। ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। हाँ, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, a2 हो गया, y की क्या हो गया, b2 हो गया, इक्वेशन सेकंड के लिए। और कांस्टेंट टर्म इसका c1 और c2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए यहाँ इस साइड ना लिख के यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म c1 और c2। ये इनके कांस्टेंट टर्म हो गए। अब इनके बेसिस पे हमारे पास दो तीन बातें निकल के आती हैं। अब यह जैसे वहां पे हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे थे, वहां पे हमने बोला कि यूनिक सोल्यूशन होगा, या वन जीरोज होंगे, टू जीरोज होंगे, या फिर नो जीरोज होंगे। तीन सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब कल मैंने चर्चा की था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब जैसे सपोज दैट हमारे पास पहला टर्म आता है इससे रिलेटेड में, कंसिस्टेंट। क्या आता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। पहला टर्म इसमें क्या आता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, चलो पहले सबसे पहले इनकंसिस्टेंट पढ़ते हैं। इनकंसिस्टेंट पढ़ लेंगे तो कंसिस्टेंट आसान हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेंस होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन ना हो, दैट मीन्स कोई भी रूट आपको ना मिल रहा हो। दैट मीन्स पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। इनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो, दैट मीन्स आपको ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन दे दिया, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से दे दिया जाए, इनको आप कितना भी सॉल्व करो ना, x और y की वैल्यू ही ना मिल पाए, x और y की वैल्यू ही ना मिल पाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये दोनों पेयर क्या कहलाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसे टाइप की जो इक्वेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। डन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेंस होता है जहां पे आपको क्या मिल जाए, एक सोल्यूशन मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सोल्यूशन। इसके पास क्या हो, वन सोल्यूशन हो, वो आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो। हाँ, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेंस होता है कि जिसके पास वन सोल्यूशन हो। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, अगर आप वहां से थोड़ा रिलेट करो, आपको वन 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 रूट जीरो कब मिल रहा था, जब एक्स एक्सिस पे कहीं एक का क्या होता था, किसी सिंगल पॉइंट पे ग्राफ हमारा कट करता था क्वाड्रेटिक में, है ना।
ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जाता था सीधा ना। और दूसरा, हम लोगों ने टू सोल्यूशन हमको कब मिलते थे, जब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसा, इसके बहुत सारे वैरायटी मैंने बताया थे, बहुत से बाई 5-6 कैटेगरी मैंने बताया था ना। तो दो रूट आपको, दो रूट, सॉरी जीरो आपको कब मिलते थे, जब इस तरह से फॉर्म होता था, मतलब एक्स एक्सिस पे दो जगह इंटरसेक्ट हो जा रहा था। ठीक है। और इसी में एक सिचुएशन हमने बताया था, जब ये कुछ नहीं कर रहा था, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो वहां पे हम लोग क्या बोल देते थे, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। दोनों सिचुएशन हो ना, इनफाइनाइट। ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, नो सॉल्यूशन की सिचुएशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के रीजन क्या है कि हमारे पास जब पता ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन होने का मतलब, अब ये एक्स एक्सिस का मामला तो यहाँ नहीं है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे या ना करे। बट एक चीज आप ध्यान दो, जब लीनियर में हम ग्राफ बना रहे थे, थोड़ा सा ध्यान याद करो, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो उसमें एक लाइन खाली बनती थी। याद है कि नहीं याद है? भूल गया? हाँ, डायगोनल, हाँ एक तिरछी लाइन बनती थी। जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते थे। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, तो क्वाड्रेटिक में क्या बन जाता था हमारा, हाफ क्या, यू टाइप, उसका कुछ नाम मैंने बताया था। नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताएंगे नहीं, याद रखना, याद करना पड़ेगा। चलो रिपीट नहीं कर, हम भी यू टाइप बना दे रहे हैं। लो, ठीक है। तो बट अब हमारे पास पैराबोला, हाँ ठीक है। तो इस पे ध्यान दो, लीनियर पॉलिनोमियल जब बनाते थे, हमारे पास एक लाइन बनती थी। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास ए एक्स प्लस बी टाइप का होता था। अगर हम इसी को इज इक्वल टू जीरो लगा देते, इक्वेशन बन गया। तो क्या इसका जो ग्राफ बनेगा और कुछ बनेगा, तब भी तो लाइन ही बनेगा। क्योंकि वहां पे हम जीरोज फाइंड करते थे, ए एक्स प्लस बी का जीरोज फाइंड करते थे, इसको भी तो इक्वल टू जीरो करके ही सॉल्व करते थे, है ना। इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करते थे, तो हमको क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए मिला था कि नहीं मिला था ना। दैट मीन्स बेसिकली हम लिखते नहीं थे यहाँ पे, लेकिन सॉल्व इसी बिहाफ पे करते थे। तो हमको जो एक्स की वैल्यू आती थी, वो कौन सा ग्राफ बनाता था, एक स्ट्रेट लाइन बनाता था। दैट मीन्स अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, पॉलिनॉमियल्स को छोड़ के लीनियर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन के ग्राफ में भी तो लाइन ही आएगी। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और नहीं है, यहाँ पे हमारे पास a1 x प्लस b1 y प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और a2 x प्लस b2 y प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है। दैट मीन्स हमारे पास इसमें दो लाइन आने के चांसेस हैं, है ना। हमारे पास लाइन कैसे आने के चांसेस है, दो लाइन आने के चांसेस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो दो लाइन आने के चांस है। अब देखो, दो जब स्ट्रेट लाइन होंगी, जब दो स्ट्रेट लाइन होंगी, तो ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दो सीधी लाइनें एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसे एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, ये मान लो ग्राफ का हमारा पोर्शन है, एक लाइन हमने खींचा, कुछ ऐसा ड्रॉ किया। दूसरी हमारे पास लाइन है, दूसरी लाइन का एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो, एक सिचुएशन तो आपकी ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन आपकी कैसी हो सकती है कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाए, पैरेलल हो जाए।
तीसरी सिचुएशन क्या होती है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही हो जाए, ये भी हो सकता है। अब ध्यान दो यहाँ पे, मैंने जो इनकंसिस्टेंट बताया ना, इनकंसिस्टेंट कौन सी सिचुएशन में होगा, यहाँ पे देखो हम नो इनकंसिस्टेंट में क्या बोला हमने, नो सोल्यूशन। क्या बोला? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होगा? जब हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स जब हमारा दिया गया इक्वेशन कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए, हमारे इक्वेशन का ग्राफ कैसा बन जाए, पैरेलल बन जाए। और पैरेलल बन जाने पे हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, नो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर पैरेलल पैरेलल नहीं हुआ तो हमारे पास दो कंडीशन बचती है, एक ये एक ये। एक तो होता है कोइंसाइड हो जाना, कोइंसाइड हो जाने के बाद कितना, एक के ऊपर एक आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक दोनों को, एक लाइन के ऊपर लाइन खींच दिया। अब एक लाइन दूसरी लाइन को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट करेगी। और ये वाली सिचुएशन क्या होगा, यूनिक वन टाइम जिसको बोल सकते हो आप। तो अभी हमने बताया इनकंसिस्टेंट बताया, इनकंसिस्टेंट में बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होने का सेंस क्या हुआ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये पहली वाली सिचुएशन इनकंसिस्टेंट की हो गई। कंसिस्टेंट में क्या बताया मैंने, वन सोल्यूशन। दैट मीन्स ये आपका सेकंड वाला ग्राफ हो गया। अब तीसरी सिचुएशन क्या हमारी हो सकती है, हाँ, कोइंसाइड नहीं बोलते उसको, डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर। तो डिपेंडेंट डिपेंडेंट पेयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अगला हमारे क्या है, डिपेंडेंट, ओ भाई लाइट चली गई, चलो, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या देगा हमको, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देता है, कितना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इतनी चीजें समझ में आई। पहला मैंने बताया क्या, कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट मैंने पहला, तो इनकंसिस्टेंट बताया। दूसरा मैंने बताया कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में आपके पास वन सोल्यूशन होगा। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन हो गया। और इसके बारे में मैंने अभी इसके पहले वाले भी लेक्चर में भी चर्चा किया था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पे आपके पास इनफिनाइट चांसेस होंगे। जैसे मैंने बताया था x इज इक्वल टू 3y लिख दिया मैंने, अब यह y जिस हिसाब से बदलेगा उस हिसाब से x की वैल्यू बदलती रहेगी। याद है कुछ की नहीं याद है, याद दिलाए। हाँ, तो हमने वहां पे एक इक्वेशन लिया था, उसमें हमने दिखाया था कि अगर x की वैल्यू बदल रही है, आई थिंक यही वाला था, ये रहा, हाँ यहाँ पे देखो, यक्स इज इक्वल टू 3/2y था। अब यक्स की वैल्यू टोटल किस पे डिपेंड हो गई, वाई पे डिपेंड हो गई थी। वाई की वैल्यू देखो, हमने 1 रखा तो -3/2, 2 रखा तो -3 मिला, 4 रखा तो -6 मिल गया। तो दैट मीन्स यक्स की वैल्यू हर बार बदल रही किसके अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग। वाई 1 हो रहा है तो उसकी वैल्यू कुछ और हो रही, वाई 2 हो रहा है तो यक्स की वैल्यू कुछ और हो रही। अभी इसका भी यूज हम करेंगे, अभी जब ग्राफ हमको बनाना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा, हम इन सारी चीजों का यूज करेंगे। इस वजह से बीच बीच में आपको याद दिलाते चल रहे हैं कि इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। डिपेंडेंट क्वेश्चन, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो दे रहे होंगे, उन डिपेंडेंसी को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, चलिए, अब हम एक रिलेशन बताते हैं, इन दोनों, इन सबका रिलेशंस क्या है। जैसे अब हम एक स्टैंडर्ड अपना फॉर्मेशन लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है हमारी, पहली सिचुएशन, अब देखो हम बार बार a1 a2 a1 b1 ये सब लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट समझो। अगर हमको इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, हमको पता करना है खाली कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसा मिलेगा,
हम इक्वेशन, रीजन क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। दो क्या, तीन चार तरीके हैं। पहला तो हम पूरे इक्वेशन को ही सॉल्व करें, जो आपको नंबर में इक्वेशन दिया गया है उनको आपस में सेट करके सॉल्व करें और एक्स वाई की वैल्यू निकालें। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी? दूसरी सिचुएशन होगी कि हम इसमें क्या करें, यक्स पहला तो सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालें। दूसरी सिस्टम हम इनको ग्राफ बनाए, इनका इनका क्या करें, ग्राफ बनाए। और ग्राफ के बारे में अभी मैंने बताया कि जब एक बार कट करेगा तो क्या होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। जब पैरेलल चला जाएगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। लाइन लाइन पे हो जाएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इस तरह से ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको ग्राफ भी नहीं बनाना है, इक्वेशन भी नहीं सॉल्व करना है, और हमको खाली इक्वेशन को अपने थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन करके बता देना है ये एक कितने सोल्यूशन देंगे, दैट मीन्स हमको सोल्यूशन नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ। हमसे नहीं बताया, पूछा गया कि एक्स और वाई की आप वैल्यू बताओ, हमको बस इतना बता दो ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ये हमको कितने कितने सोल्यूशन दे सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हमको क्वेश्चन में हो तो हम काहे फालतू मेहनत करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमको टाइम बचाना है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या ध्यान रखते हैं, ध्यान से देखना। ये बहुत, वैसे बुक्स में शायद आपके लिखा होगा, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, बट सिलेबस में है ये। ठीक। तो हाँ, तो क्या करते हैं इसको, A1/A2, मतलब पहले इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट रखते हैं, डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ऐसी सिचुएशन में लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है, इंटर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तभी जस्ट मैंने बताया, तो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी, देखो ये दूसरी एक कंडीशन है जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसमें देखो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते हैं। ये ये हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस है। बाकी लाइन देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इस पे कोइंसिडेंट हो गई। अब देखो इसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन अगर दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करती है तो एक ही बार कर सकती है, दोबारा लौट के उस पर नहीं आएगी। वॉइस ब्रेक हो रहा है, को वेट। फ्रीक्वेंसी शुरू से मैंने, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्लो थी अभी आज जब स्टार्ट किया मैंने। अभी प्रॉपर है क्या, वॉइस एकदम प्रॉपर, एकदम एकदम प्रॉपर है, कोई ग्लिच नहीं है। ओके। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि हाँ, अगर ये सिंगल टाइम, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस आप खुद ऑब्जर्व करो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जब एक बार ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगी, क्या ये दोबारा घूम के आएगी इसको क्रॉस करने? कभी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। अगर वो घूम गई तो दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन ही नहीं रह गई, है ना। तो क्या बोला गया, क्या बताया मैंने अभी यहाँ पे, कि अगर हमारा पहले इक्वेशन का A1 और दूसरे इक्वेशन का A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब इसका B1/B2, ये दोनों आपस में इनका सॉल्यूशन अगर निकालें और इक्वल ना हो तो ऐसी सिस्टम में लाइन कौन सी हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। और क्या देगी, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन दे देगा हमको। क्लियर। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, थ्री 3x + 4y +2 इज इक्वल टू 0, 9x + 3y इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0। अब A1 कौन है, A1 3 है, A2 कितना है, 9 है, इज इक्वल टू B1 4 है और B2 3 है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करते हैं तो 1/3 ही बनेगा। तो 1/3 डज नॉट इक्वल टू 4/3, इक्वल होगा नहीं होगा।
ठीक है। तो 1/3 डज नॉट इक्वल टू 4/3, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या यूनिक सोल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा होगा। क्लियर। ठीक। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, बी, अगर हमने लिया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब मैंने A1/A2 ले लिया, B1/B2 ले लिया, C1/C2 ले लिया, तीनों क्या करें इक्वल हो गए। T1, हाँ, तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल होगा। तीनों इक्वल कब, कौन सी सिचुएशन में, कोई किसी इक्वेशन का या किसी जनरल चीज का लगभग चीज सिमिलर कब होता है, जब वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, या एक ही जगह से बिलोंग कर, जैसे मान लो किसी की लैंग्वेज, मान लो दो, तुम्हारे क्लास में दो लोग ऐसे हो जिनकी लैंग्वेज आपस में सिमिलर हो, बाकी सबकी डिफरेंट हो, तो उनकी लैंग्वेज से मालूम चल जाता कि ये दोनों एक ही जोन से बिलोंग कर रहे हैं ना। ना, ऐसा, हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम हो जाता है कि कुछ डिफरेंट लोग वहां पे हो रहे होते हैं, कि जो पर्टिकुलर जोन से होते हैं, और उनके साथ में एक आध ऐसा और होता है जो उनकी बातों को समझ रहा होता है और उन्हीं की जोन का होता है, तो उससे हम डिसाइड कर लेते हैं ये दो के दोनों क्या है, उसी उसी जोन के हैं, ये यही समझ सकते हैं क्या बोल रहा है वो। तो दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो गई। ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, लाइन पूरा का पूरा क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। और कोइंसाइड होने की सिचुएशन में कितना सोल्यूशन मिल जाता है, इनफिनाइट मिली सोल्यूशन हो जाता है। कोइंसाइड हो गया भाई, ये कोइंसाइड लाइन हो गई। और कोइंसाइड लाइन का कितना सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो। क्लियर इतना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमने लिया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट यहाँ पे C1/C2, इसने मतलब कांस्टेंट टर्म ने क्या किया कि एक साथ होने से इनकार कर दिया। कांस्टेंट टर्म ने क्या बोला कि हम इक्वल नहीं हो पाएंगे। अब सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, अगर हमारे पास सपोज एग्जांपल को तीन दोस्तों का ग्रुप है ना, दोस्तों का ग्रुप है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम आप ऑब्जर्व करते हो, मान लो तीन दोस्त का ग्रुप है, अब जिसकी उसमें खिंचाई होने लगती है, दैट मीन्स जिसकी हूटिंग या जिसको रोस्ट किया जाने लगता है, क्या होता है, दो दोस्त एक साइड हो लेते हैं, एक को पकड़ कर रोस्ट कर देते हैं ना, होता रहता है। और फिर बीच में क्या होता है कि कोई वर्ड ऐसा मिला, उन्हीं तीनों में से कोई फ्लिप हो जाता है दूसरे पे, फिर दो लोग एक साइड हो जाते हैं। ठीक है। दैट मीन्स जैसे जैसे हमको पॉइंट मिलता जाता है आपस में, वो क्या करते जाते हैं, एक किसी ना किसी को रोस्ट कर लेते हैं और दो का ग्रुप अपना बना लेते हैं, तीसरे को रोस्ट कर लेते हैं, दो का group। ऐसे सिचुएशन में क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हो पा रहा है ना, यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है ना, कौन किसको रोस्ट करने लगेगा और कौन रोस्ट के अंडर में आ जाएगा, या कौन मजाक बन जाएगा तुरंत, ऐसी सिचुएशन में क्या, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट मीन्स एक कांस्टेंट ऐसा होगा जो इस तरह का फॉलो नहीं कर रहा होगा, दैट मीन्स रोस्ट होने वाला फ्रेंड C1/C2 की कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी हमारी, पैरेलल लाइन बन जाएगी, कौन सी लाइन बन जाएगी, पैरेलल लाइन। ठीक है। और पैरेलल लाइन क्या बताती है, नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइन फॉर्म हो रही होती है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है। इसको हम बोल देंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन, हमारे पास क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई सब। ठीक है। तो अब जितना इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया, ये थ्योरी बेसिस इंफॉर्मेशन थी। अब बाकी जितनी इंफॉर्मेशन आपको बची है इसमें देने को,
वो आपकी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम उसको देते रहेंगे। ठीक है, ये इतना बेसिक था जिसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन की नीड है हमको। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमको इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए इनटू वेरिएबल, तो उनको सॉल्व कैसे कैसे करेंगे। तो इनके पास दो तीन मेथड आपके सिलेबस में है, जैसे आपका ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आपके सिलेबस में है, इलिमिनेशन मेथड आपके सिलेबस में, तीन मेथड आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सॉल्यूशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, उसको आप अच्छे से रीड कर लो। हम रीड कर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। बेसिकली मैंने जो अभी तक थ्योरी में बताया वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। लिखा गया, वी कैन नाउ समराइज द बिहेवियर ऑफ लाइंस representing a pair of linear equation into variable and the existence of solution as follows. As follows में पहला क्या है, the line may intersect in a single point ना, the line may intersect in a single point. In this case the pair of equations has a unique solution या consistent pair of equation. मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिया कि consistent pair of equation क्या होता है और कौन सी सिचुएशन में यूनिक सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन में हमने क्या बताया कि जब जब आपके पास क्या हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या हो, एक सोल्यूशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और यूनिक सोल्यूशन कौन सी सिचुएशन में होता है, जब हमारे पास लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही होती है। ग्राफिकल लाइन क्या हो रही होती है, इंटरसेक्टिंग हो। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, नो सोल्यूशन इन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो नो सोल्यूशन का सेंस क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, कौन उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और नो सोल्यूशन की सिचुएशन क्या है कि लाइन आपस में लाई कर जाए, कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, जो उनका ग्राफ बन रहा हो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, टोटल का टोटल इनफिनाइट सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, द लाइन में भी कोइंसिडेंस इन, क्या फिर से कुछ गड़बड़ लिख दिया गया क्या इसमें, लाइन में भी पैरेलल इन नो सोल्यूशन, द केस हैव नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इसमें कुछ गड़बड़ लिखा गया। बहरहाल हमने जो बताया वो सही है, इन लोगों ने टाइप थोड़ा बहुत गड़बड़ किया है। जस्ट अ वेट, लोग पता नहीं क्या टाइप कर देते हैं बिना देखे तो। बुक लिया है आप लोगों ने, बुक उठाओ, बुक ओपन करो, क्योंकि ये थ्योरी बुक में होगी आई थिंक, जहां तक हमको पता है। ग्राफिकल मेथड, द लाइन में भी पैरेलल, हाँ ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट डिपेंडेंट, अच्छा ठीक 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 सही है। चलो ध्यान दो। हम्म, क्या बोला गया है, सेकंड में लिखा गया द लाइन में बी पैरेलल। ठीक है, लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन इन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इन्होंने थोड़ा सा स्विच किया है, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, हमने जो बताया उस पर ध्यान रखना है। जब आपके पास क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास नो सोल्यूशन हो जाएगा। पैरेलल होगा तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने इनकंसिस्टेंट उसको बोला है। इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास नो सोल्यूशन होता है। द लाइन में भी कोई
कोइंसिडेंट इन दिस केस द इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और इसकी सिचुएशन हमने क्या बोला? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत? नहीं, नहीं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, पीछे घूम के देख रहा हो, तो इसलिए मैंने बोला क्या दिक्कत है। कोई पॉइंट समझ में आने में दिक्कत है? बुक में आई थिंक पेज नंबर नहीं याद है हमको। क्या था? हाँ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलें आगे बढ़े। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन क्या? फॉर्मेशन, ये भी हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग a1/a2 b1/b2 कोइंसिडेंस देन ए, सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। पैरेलल देन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा? पैरेलल हो जाएगा। डन। इसमें भी कुछ आगे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। हाँ, हाँ। अब देखो, एक एग्जांपल का ग्राफ है, आपकी बुक का ही है। ठीक है, इसमें एक पेयर ऑफ लाइन दिया गया है, उसका वेरिफिकेशन दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन दिया गया। ठीक है, सारी चीजें दी गई, ध्यान से देखो इसको, समझने समझने का ट्राई करना। इक्वेशन आपको दिया गया, x - 2y इज इक्वल टू 0 और 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसमें देखो a1/a2 इन्होंने निकाला, 1/3 मिला। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/3। b1/b2 -2/4 का मतलब हुआ -1/2 है ये। ठीक है, c1/c2 0/20 का मतलब क्या हुआ है? तो बहरहाल अभी हमको क्या करना है? पहले सिचुएशन में क्या फाइंड करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना था। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया। ये दोनों आपस में अनइक्वल हो गए। और जैसे मैंने बताया था, अगर ये दोनों आपस में अनइक्वल होते हैं, तुरंत के तुरंत क्या इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? वन सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, दूसरा दूसरा एक क्वेश्चन आपको दिया गया। पहला 2/4 आया, मतलब 1/2 हो गया ये। 3/6 का मतलब भी 1/2 होता है। माइनस से माइनस खत्म हो गया। 9/18 का मतलब भी 1/2 होता है। 1/2 1/2 1/2, तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। दैट मीन्स कोइंसाइड हो गया या कोइंसिडेंट हो गया। कोइंसिडेंट लाइन, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा? 1/2 2/4, इसको भी 1/2 बोलेंगे। 4/-12 मतलब 1/3 हो गया। दैट मीन्स 1/2 तो बराबर है। ये दोनों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो बराबर है। बट c1/c2 आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है? पैरेलल लाइन होगा और नो सॉल्यूशन क्रिएट कर लेगा। क्लियर है बात इतनी? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y इज इक्वल टू 6 2x - 3y इज इक्वल टू -12। अब हमको इसको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ध्यान से देखना, इसको ड्रॉ सबसे पहले कैसे करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए एक प्रोसेस करेंगे। पहले इक्वेशन के लिए काम करेंगे हम सबसे पहले। तो पहला इक्वेशन क्या है? x + 3y इज इक्वल टू 6 है। इसको सॉल्व करो पहले। x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, या -6 छोड़ो, इसको ऐसा करो ही मत ना। इज इक्वल टू 6 - 3y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है।
अब इसी से y भी फाइंड करो। ठीक है, यहां से y फाइंड करो। y इज इक्वल टू, अगर हमको निकालना हो तो हम क्या फाइंड पाएंगे, ध्यान से देखो। y निकालना हो तो हम सबसे पहले 6 यहाँ पे है, 6 माइनस एक्स करेंगे और अपान 3 करेंगे, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस एक्स अपान 3। हम एक बॉक्स इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ पे लिख लिया y। ठीक है, अब इस तरह से बॉक्स बनाने का सेंस क्या हुआ कि हम एक्स एक्सिस हमारी कुछ ऐसी होती है, यक्स एक्सिस पे ही सारा काम करेंगे। अगर यक्स एक्सिस पे हम स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। मतलब यक्स की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे, यक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, यक्स की जगह पे जीरो हो गया तो 6/3, 3 2 6, मतलब क्या बन गया, 2 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, यक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या क्या हो, 6 - 1 5 हो गया, 5/3 हो गया ये, है ना। तो 5/3 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो, 5/3 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो, 5/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बनेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1.66 हो जाएगा, यही बनेगा, 1.66 बनेगा। अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4/3 बन जाएगा। अभी हम ऐसे लिखते हैं, चलो 4/3 लिख लिया। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम निगेटिव की तरफ थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, -1 अगर पुट कर देते हैं यहाँ पे, अगर मान लो हम इसको -1 पुट कर रहे होते, बहरहाल बॉक्स को स्पेस ना होने की वजह से हम माइनस को यहाँ लिख रहे हैं, माइनस को इस साइड लिखना चाहिए हमेशा। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। -1 अगर हम रखते हैं तो 6 माइनस माइनस प्लस 7/3 बन जाएगा ये, मतलब समथिंग कितना होगा, 2.3 बन जाएगा ये। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे -2 रख देते हैं, -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 to 8, 8/3 बन गया। अगर हम -3 रखते हैं, कितना हो जाएगा, -3 रखेंगे 9, ये क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका पहले। ठीक है, ग्राफ देखो किस किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, यही सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा सारा काम करना। ये आपका एक लाइन बन गया, इसको हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब सेंटर जब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे जीरो रखा, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे जब जीरो रखा तो वाई एक्सिस कहाँ पहुंच गया, रुको वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दें हम, तब उसके बाद बात करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, अब देखो एक्स एक्सिस का जीरो यहाँ पे है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पहले हमने जीरो रखा, जीरो रखने पे वाई एक्सिस कहाँ पहुंच गया, 2 पे। हम हर एक स्टेप को, जो एक बना हुआ पॉइंट है, इसको 1 2 3 4 5 इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे वाई एक्सिस यहाँ पहुंच गया, ध्यान से देखना। 1 रखने पे 1.66 पहुंच गया, 1 रखने पे 1.6, थोड़ा सा बड़ा ले क्या, स्पेस यहाँ लेते हैं, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। भाई ग्राफ का एकदम, अच्छा हम लोगों ने गलत पॉइंट पे बनाया ही नहीं, बहरहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो रैंडम बना रहे हैं। A1 हो गया आपका, A2 हो गया आपका, 3 हो गया, 3 से ऊपर तो शायद नहीं गया कोई। ठीक है, 1 रखा तो 1.6 आया, 2 रखा तो 3 रखने पे कहाँ मिल रहा है, जब अब देखो एक्स एक्सिस पे हमने 1 यहाँ पे लिया, वाई 2 यहाँ पे लिया, 3 यहाँ पे। जब हम एक्स एक्सिस पे क्या रख रहे थे, 3 पे रखा पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे कहाँ पहुंचा, 1 पे पहुंचा।
ये इस जगह पे पहुंचा। ठीक है, जब हम जीरो पे रख रहे थे कहां पे पहुंच रहा था, टू पे पहुंच रहा था। जब हम कहा जा रहे हैं माइनस, किस पे, यक्स एक्सिस पे -3 पहुंचे, यक्स एक्सिस पे -3 का मतलब ये यहाँ पे -3 पहुंचा, तो किस तरफ पहुंचा, किस पे पहुंचा, +3 पे पहुंचा। क्लियर। दैट मीन्स ध्यान से देखो, इन लाइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जब हम यक्स की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो टू पे पहुंच रहा है। यक्स की वैल्यू हम वन वन रख रहे हैं तो वन पॉइंट किस पे, 1.6, मतलब यहाँ पे कहीं बीच में पहुंच रहा है। टू रख रहे हैं तो 4.3, मतलब कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा यहाँ पर भी। थ्री रख रहे हैं तो हमको कहाँ पे पहुंचा रहा है, वन पे पहुंचा दे रहा है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले में देखो, सेकंड, अब सेकंड फॉर्म कैसे, ये वाला इक्वेशन, हम डिस्प्ले वो चेंज करते हैं थोड़ा सा। सेकंड इक्वेशन क्या था, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो इसको भी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा, 12 - 2x/3। चलो आप लोग फटाफट इस चार्ट को, हमको होता है 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं। यक्स रखा, यहाँ पे वाई रखा, 0, 1, 2, 3, 4 तक की वैल्यू फटाफट बताओ। वाई की 4 तक की वैल्यू क्या होगी। फटाफट बताओ भाई। बताओ भाई, फटाफट बताओ। बोलो। हम्म
आगे। पहली बात तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो किसी चीज पे ना। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, 2x - 3y इक्वल टू 12, हमने लिखा y इज इक्वल टू 12 - 2x। यहाँ का माइनस भी तो अभी जिंदा है। जब यहाँ पे आप जब यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा? -3y इज इक्वल टू 12 - 2x होगा। अगर हम थ्री को उधर उठा भी के भेज देंगे तो क्या होगा? 12 - 2x अपॉन 3 होगा। हमने माइनस को तो भेजा नहीं। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या होगा? हर बार वैल्यू को निगेटिव करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा? अगर हम प्रॉपरली और प्रॉपर कर दें इसको तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x - 12 अपॉन 3 हो जाएगा। और जब यहाँ पे अब वो जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो पुट करोगे, -12 अपॉन 3 कितना हो गया? -4 हो गया। वन पुट कर दोगे कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 12 में से 2 गया कितना? -10 अपॉन 3 समथिंग बन जाएगा। -10 अपॉन 3। टू आप पुट करोगे तो 2 2 जा 4, और 4 इसमें से निकलेगा तो 8 अपॉन 3 बनेगा, -8 अपॉन 3। फिर से थ्री टू क्या हो जाएगा? 3 रखा, 3 2 जा 6, 6 बचेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन माइनस प्लस वाला इशू ना, माइनस प्लस उसको माइनस प्लस नहीं ध्यान दे रहे हो आप, किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा। रीजन क्या है कि आपका एक माइनस अगर आप गलत करते हो ना, तो आप पहली बात तो ग्राफ आप बनाने चल रहे हो। ग्राफ अगर एक माइनस गलत कर दोगे ना, ग्राफ अपवर्ड बनने की बजाय डाउनवर्ड बन जाएगा, लेफ्ट बनने की बजाय राइट बन जाएगा। ये आप लोगों ने लाइट वाले चैप्टर में मैंने सिखाया था कि लेफ्ट जाएगा तो निगेटिव होगा, राइट जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर वो पॉजिटिव निगेटिव का इशू हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा? अपना लोकेशन चेंज कर लेगा ग्राफ। हाँ, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे 8 आएगा, अगर थ्री थ्री रख दिया हमने तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 -12 मतलब क्या हो जाएगा? -2 हो गया। अब 4 रख दिया, 4 2 जा 8, 4 मतलब -4 अपान कितना हो गया? 3। इस तरह से डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ध्यान देते हैं, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ग्राफ की पोजीशन में, पहले वाले में हमने पोजीशन क्या बनाया था? ध्यान से देखो। जीरो पे हमको क्या दे रहा था? 2 दे रहा था। जीरो हम एक्स एक्सिस को जीरो रख रहे थे, तो वाई एक्सिस हमको क्या मिल रहा था? 2 मिल रहा था। इस तरह से बाकी सारे डिजिट छोटे हुए, 1 मिल गया। 3 रखने पे हमको क्या मिल गया? 1 रख, मतलब एक्स एक्सिस को 3 रख दिया तो हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। दैट मीन्स मैक्सिमम पॉइंट हमारा कहाँ गया? 2 पे गया। 3 रखने पे 1 पहुंच गए। फिर इस तरह से अगर और आगे बढ़ जाते हैं तो कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 - 6 अपॉन 3। हाँ, तो 6 पहुंचने के बाद हम फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं? जीरो पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 6 पहुंचने के बाद क्या हो जाएंगे? जीरो पे पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा ग्राफ सॉर्ट करते हैं। अब ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 और एक 6। अब यहाँ पे हमने लिखा 1 -1 - 2 -3, ठीक है, -4 -5, और ऊपर हमने बनाया 1 2 3 4 5। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, हम जीरो पे कहाँ जा रहा है? मैक्सिमम 2 तक जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है। और 6 पे कहाँ आ रहा है? जीरो पे आ रहा है। 6 पे कहाँ पे आ रहा है? जीरो पे आ रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जीरो टू वाला पॉइंट ये हो गया, और हमारा 6 जीरो का पॉइंट ये हो गया। 6 रखने पे ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट यही रह जाएगा। और जीरो रखने पे पॉइंट कहाँ जाएगा? 2 2 पे पहुंच जाएगा। दैट मीन्स हम इस लाइन को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। तो अच्छा हो रहा है भाई ये। ऐसे मिलाओ पहले। मिल गया। ठीक है, ये लाइन बन गई। दूसरा ग्राफ में हम लोगों ने क्या क्या बनाया? जीरो पे कहाँ जा रहा है? -4 जा रहा है। जीरो पे -4 जा रहा है, और 3 पे -2 जा रहा है। बाकी तो सब तो फ्रैक्शन में है, कंप्लीट नंबर यहाँ पे मिल रहा है।
तो 0 पे -4 था। 0 पे अगर हम जाते हैं तो कहाँ जाए, मतलब हम एक्स एक्सिस को 0 पे रखेंगे तो हम पहुंचेंगे ये -4। तो मतलब एक्स एक्सिस का ये वाई एक्स एक्सिस का निगेटिव पॉइंट हमको मिल गया। और दूसरा क्या था, 3 पे -2 मिल रहा था। हम मतलब थर्ड रखते हैं, अगर 3 रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 रखने से -2 मिलेगा। अगर एक्स एक्सिस पे 3 जाएंगे तो वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा, -2। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, -4 पॉइंट मिला, है ना। तो इसको कहाँ से मिला देंगे, ये पॉइंट मिला देंगे, ये आपका ग्राफ गया। तो ये कौन सी लाइन बन गई, 2x - 3y इज इक्वल टू क्या बना, 12 बन गया। ये वाला कौन सा बन गया, x + 3y इज इक्वल टू 6 बन गया। दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर गए, कहाँ पे, 60 पॉइंट पे। किस पे इंटरसेक्ट कर गए, 60 पॉइंट पे। समझ में आया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू 6 मिल गया, वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसी को अगर आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तब भी आपका सोल्यूशन यही आने वाला है। क्लियर, समझ में आया कुछ की कंफ्यूज, काफी देखो थोड़ा बोरिंग टाइप का एक ग्राफिकल फंक्शन है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बोलो, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रीजन क्या है कि अभी तो मान लो आपके बुक के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, बाकी आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इससे भी ज्यादा टफ हो जाएगा। हाँ, तो हमको नंबर को कैलकुलेट कर लेना है, और जिस हिसाब से हमारे कोऑर्डिनेट सेट हो रहे हैं उसी हिसाब से हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो वैल्यू तो सेम आएगी, बट क्या होगा, उसका ग्राफ का पोजीशन चेंज होगा। इशू ये होता है, ग्राफ का पोजीशन आपका क्या आ जाता है, बदल जाता है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, टाइम ज्यादा हो, नहीं नहीं, साइंस के लिए कितना टाइम बचा, 10 मिनट बचा है। मैथ ही पढ़ लो, मैं टाइम मिस कर गया, ध्यान नहीं दिया उस क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में। तो 10 मिनट बचा है, आप मैथ ही कंप्लीट कर लो, कल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, कोई इशू, ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, ग्राफ लगा हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इक्वेशन बना देते हैं हम। चलो लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू 2x + 2, और y इज इक्वल टू बना देते हैं 4x ठीक है। 2x + 2, 4x - 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनको दोनों का टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यक्स का टेबल ड्रॉ कर, यक्स इज इक्वल टू हमको क्या 0 लेना है, 1 2 3। कभी कभी हमको माइनस लेने की भी जरूरत पड़ती है, एक और डिपेंड करता है वाई की सिचुएशन। वाई क्या बनेगा यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है ना, वाई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे प्लस लिया, इसको माइनस लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या लिया, समथिंग दिस, देखो। तो y इज इक्वल टू क्या करते हैं, 2x - 2 है, इस पे हम वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखो, x की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, एक पूरा का पूरा 0 क्या मिलेगा, -2 बन जाएगा। ठीक है। x की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टू इसकी जगह पे 2 रख देते हैं, मतलब x की जगह x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4 -2 आपका 2 मिल जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2 आपका 4 मिल जाएगा। एक एक लाइन का इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरी लाइन ये वाली है आपका। तो यक्स की वैल्यू आप ध्यान दो क्या होगा, यक्स की वैल्यू यहाँ पे हमको पुट करना अपने आप से, वाई पे ध्यान देना है। यक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 0। 1 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन पहले 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट कर लिया, 0 पुट करने से क्या मिलेगा, -4। 1 पुट कर लेने से हमको क्या मिल जाएगा, 1 पुट कर लेने से 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका 0। 2 पुट करने से हमको क्या मिलने वाला है,
2 पुट करने से 2 4 टू जा 8 माइनस 4 मतलब 4 हो जाएगा। 3 पुट करने से 4 3 जा 12, 12 से 4 गया कितना, 8। 4 रख ले, चलो 3 तक पे ही काम हो जाएगा हमारा। एक हम, हाँ बोलो। ओके, चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरा वाली लाइन हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक, ये हमने एक्स वाई एक्सिस बना लिया। अब हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, पॉइंट अपने हिसाब से बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है। कल अगली बार जो ग्राफ यूज करेंगे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर ग्राफ यूज करेंगे। 1 2 3 4 बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 का यूज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 लेने पे हमको क्या मिला है, x इज इक्वल टू 0 लेने पे हमको मिला क्या, -2। दैट मीन्स हमारा पॉइंट बनेगा कहाँ पे, ये इस जगह पे, ये। ठीक है। अब जब उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका कहाँ पे मिलेगा, जब हमने लिया x एक्सिस को 0 लिया तो -2 मिला, y एक्सिस पे 1 लिया तो 0 मिला। मतलब जब हम क्या करते हैं, x एक्सिस को 1 लेते हैं तो y एक्सिस कहाँ मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है। और 0 लिया तो -2 मिलता है। तो बस यही हमारी लाइन दोनों हो गए जो 0 दे रही हो, है ना। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, आपस में मिल जाएगी। एक तिरछा हो गया भाई, ये एक लाइन तो आपकी ये हो गई। ठीक है। दूसरा आपका क्या, दूसरा क्या बोला, एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे -4। एक्स की वैल्यू जो हमने 0 रखा तो वाई एक्सिस कहाँ गया, -4, ये यहाँ पहुंच गया ये। ठीक है। 1 पे क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स एक्सिस को 1 रखा तो वाई एक्सिस 0 हो गया। दैट मीन्स 1 यहाँ मिला, 0 इस पे हो गया। दैट मीन्स इस लाइन को आपस में मिला देना है, इस लाइन को आपस में मिला देना है। अब देखो हमारा दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, 1 0 पे। किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 0 पे। तो जो सबसे पहले लिखा होता है वो x की वैल्यू होती है, जो बाद में लिखा होता है जो y की वैल्यू होती है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पे कैसा सोल्यूशन हो जाएगा ये, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है बातें। ये वाला सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहे, समझ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसका बै, हाँ बोलो। अभी अभी नहीं पढ़ना है, मैथ से बोर हो गए क्या आज, ज्यादा मैथ हो गया। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे, कल की क्लास में। कल आप लोग का 4 क्वेश्चन इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल टाइप है उसको हम सॉल्व करेंगे। साइंस में, साइंस में आई